बिस्मिल्लाह, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सो जी, हमने कल एक बेसिक स्केच थोड़ा सा डिस्कस किया था, एलिमेंट्स की बात की थी और साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे थे जिसमें हमने ये तय कर लिया था कि अच्छा भाई ऑफरर है, ऑफरी है, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है इट विल बिकम अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन अटैच्ड है तो एग्रीमेंट में। और कंसिडरेशन का बहुत आसान मतलब हमने ये समझा था कि इट्स अ टू वे बेनिफिट, दोनों के लिए बेनिफिट मौजूद होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये बात भी पढ़ी थी कि कोई भी एलिमेंट अगर मिसिंग हुआ, इनवैलिड हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, यहीं पे तुम केस हार जाओगे। यानी ऑफर, सपोज ऑफर वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत दूर की बात है, इनवैलिड ऑफर की बिना पर ही तुम्हारा केस डिसमिस हो जाना है। देखो अच्छा चलो, अब यहां पे आज मैं थोड़ी सी बात उसके हवाले से भी करूं। देखो बेटे, सपोज हमारा मेरा और उसका केस चल रहा था ना, बाबर का, बाबर साहब का केस था और सलमान का, इन दो पार्टीज के दरमियान केस था। मैं थोड़ी सी पार्टीज के ऊपर बात करता हूं, फिर अपनी बात कंक्लूड कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट वाली। जिस पार्टी का राइट डैमेज होता है वो जाके कोर्ट में केस फाइल करेगा, राइट? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अंडर दिस रिलेशनशिप, अंडर दिस बिजनेस रिलेशनशिप, सलमान की भी कुछ ऑब्लिगेशन है, या अगर मैं आप वर्ड को थोड़ा सा बेहतर कर लूं, सलमान की भी लीगल ऑब्लिगेशन है और बाबर की भी लीगल ऑब्लिगेशन है, और एक की लीगल ऑब्लिगेशन दूसरे की क्या है? राइट। राइट, ड्यूटी कहां से आ गई? राइट है दूसरे के लिए। सो सलमान अज्यूम करें कि सलमान अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता, जो भी थी, पैसे देने थे या गुड्स डिलीवर करनी थी, नहीं करता, तो किसका राइट डैमेज हुआ? बाबर का। बाबर जाके क्या करेगा? केस फाइल। किसके खिलाफ? सलमान के खिलाफ। तो बेटा केस का जो टाइटल लिखा जाता है ना, हमेशा बस याद रखना, टाइटल ऑफ द केस, हमेशा जो केस फाइल कर रहा होता है, प्लेंटिफ जो होता है, या जिसे पिटिशनर बोला जाता है, जो पिटिशन फाइल करता है, केस फाइल करता है, थोड़े थोड़े जार्गन्स हमें समझने होंगे, उसका नाम सबसे पहले केस में लिखा जाता है बाबर वर्सेस। सो केस का टाइटल हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब इस केस में यहां पे हमें समझ आ गया कि अच्छा बाबर है पिटिशनर, पिटिशनर भी बोलते हैं बेटा इसे, प्लेंटिफ भी बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, दोनों ही नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। द वन हु इज पुटिंग द पिटिशन, द वन हु इज पुटिंग द केस अगेंस्ट द अदर पर्सन, और जो इसको डिफेंड कर रहा है, जो अपने हक में जाके कहा नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, मैंने कोई पैसे नहीं देने, मैंने कैश में दे दिए, मैं ब्ला ब्ला ब्ला, जो पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है बेटा उसे बोलते हैं डिफेंडेंट। क्या ये बात समझ आई? सो मैंने दो छोटे छोटे से वर्ड्स बताए हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो है, द प्लेंटिफ कह लो या पिटिशनर कह लो आसान लफ्जों में, द वन हु इज फाइल द पिटिशन और केस। आपने अक्सर न्यूज में देखा, अच्छा आजकल ना थोड़ी थोड़ी न्यूज मजे मजे की देख लिया करो, क्योंकि आपको ये वर्ड्स ना वहां पे अब कॉमनली मिल रहे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा फलां ने पिटिशन फाइल कर दी, ये मीडिया में अक्सर ये वर्ड बहुत कॉमनली फ्लोट करे, क्योंकि आजकल केसेस ही तो फाइल हो रहे हैं, फैसले आए ना आए, केस दबा के फाइल हो रहे हैं, ठीक है? सो वो अक्सर आपको मीडिया एंकर जो है वो यूं कह रहा होता है फलां ने पिटिशन दायर कर दी, रिव्यू पिटिशन दायर कर दी, इस तरह के वर्ड्स कॉमनली आपको सुनने को मिल रहे होते हैं मीडिया में। सो पिटिशन मतलब द केस, ठीक है? अच्छा, जर्नल प्रोविजन ऑफ लॉ ये कहती है, जर्नल प्रोविजन, देखो लॉ में ना, मैंने पहले भी कल जब बातें करते हुए बताया कि अगर एक गाइडलाइन मौजूद है सेक्शन से 21 में, एक गाइडलाइन मौजूद है 20 सेक्शन 45 में, हु विल प्रिवेल, तो सेक्शन खुद बताएगा किसकी पावर ज्यादा। यही बताया था ना कि सेक्शन स्टार्ट ही ऐसे होता है, सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 21 सेक्शन 45 लाइक दैट। तो एक होती है बेटे जर्नल प्रोविजन, ये मैं आप वर्ड बोल रहा हूं और इसका कोई बुक में कहीं नहीं है, नहीं है, बस समझने के लिए। और एक होती है स्पेशल प्रोविजन, मतलब देखो एक ही इनकम है, जिससे मैं टैक्स की एक एग्जांपल देता हूं, कैपिटल गेन तक पहुंच गया? पढ़ लिया? अब कैपिटल गेन के अंदर एक प्रोविजन है जो कन्फ्लिक्टिंग है, जो सेक्शन 37 में ए में गालबन और है और क्लॉज में और है। अब मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, कोई बात नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं, समझ लो। कैपिटल गेन, गेन है, सपोज इनकम है, इनकम पे एक सेक्शन में कुछ और लिखा है, एक सेक्शन में कुछ और लिखा है, भाई किसकी माने? सेक्शन ने क्लैरिफाई भी नहीं किया किसकी पावर है, क्लैरिफाई भी नहीं है, तो क्या करें? फिर लॉ कहता है स्पेशल प्रोविजन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जर्नल प्रोविजन। तो जर्नली जहां पे जो मर्जी बातें लिखी हुई हैं, सारी इनकम के बारे में बातें लिखी हुई हैं, उसको छोड़ दो, जिस जगह पे स्पेशली उस इनकम के बारे में बात लिखी है उसको अप्लाई करो। क्या मेरी बात समझ आई?
यानी वो ये कहना चाह रहा है लॉ कि अगर स्पेसिफिकली सेक्शन खुद नहीं बता रहा कि किसकी पावर ज्यादा है, तो फिर जो स्पेसिफिक सेक्शन है उसकी बात मान लो, बाकी को छोड़ दो। क्या बात समझ आई? जर्नल बात जहां लिखी है इग्नोर करो, स्पेशल बात जहां लिखी है वो चूज कर लो, गाइडलाइन जहां मौजूद है। क्या बात समझ आई? सो ये वर्ड मैं बड़ा कॉमनली यूज करूंगा, स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल ओवर द जर्नल प्रोविजन। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे, अब स्पेशल प्रोविजन जो है, जैसा हमारे केस में मैंने कहा, जब केस फाइल किया जाता है, द वन हु इज पुटिंग द पिटीशन हैज टू प्रूव द केस, हैज टू प्रोवाइड द एविडेंस। भाई इल्जाम लगा रहे हो ना किसी पे, ठीक है, तो साबित भी करो, एविडेंस भी प्रोवाइड करो कि भाई मैं जिस तरह कह रहा हूं, सपोज मैंने बाबर को गुड्स बेची हैं, तो साबित करूं ना गुड्स डिलीवर किए हैं। कैसे साबित करूंगा? गुड्स डिस्पैच नोट हो सकता है, ठीक है, कि मैंने जो गुड्स बेचते, अकाउंट इंटू टू काउंटिंग करी है ना, तो मेरा ख्याल है वर्ड तो समझ आ रहे हैं। गुड डिस्पैच नोट हो सकता है उस डिस्पैच नोट पे सामने क्लाइंट से रिसीविंग भी ली हो। मैं सलमान ने जब माल भेजा होगा तो माल का होगा कि सर ये देख लें, ये साइन कर दें प्लीज। टीसीएस वाला भी आपके पास आता है तो आपको गुड्स डिलीवर करने के बाद आपसे साइन करवाता है, अगर आपका पैकेज थोड़ा सा सेंसिटिव है। छोटा मोटा कागज फेंकना है वो तो वैसे ही फेंक के चला जाता है ना, लेकिन अगर कोई क्रेडिट कार्ड डिलीवर करना है, कोई डेबिट कार्ड डिलीवर करना है, तो वैसे नहीं करता, वो कहता है सर साइन करें यहाँ पे और आईडी कार्ड नंबर बताएं। बात समझ आ रही है? रिसीविंग लेता है आपसे, कल को आप मुकर ना सको कि आपने कार्ड रिसीव नहीं किया। क्या बात समझ आ रही है? सो पिटिशनर को साबित करना है कि जनाब उसने जो इल्जाम लगाया है वो साबित करो फिर। क्या बात समझ आ गई? तो जर्नल प्रोविजन क्या है कि जो केस करेगा वही साबित करेगा। लेकिन देखो मजेदार बात, इसको बोलते हैं, वर्ड एक और लिखने लगा जी, जार्गन्स लिख रहा हूं बार बार, बर्डन ऑफ प्रूफ, या इसी को बोलते हैं बेटा ऑनस ऑफ प्रूफ। ये दोनों वर्ड इस्तेमाल किए थे। हु विल प्रूफ द केस, हु विल प्रोवाइड एविडेंस, इसका मतलब है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी साबित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जो केस फाइल करता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु इज पुटिंग द पिटीशन। क्या ये लफ्ज अब समझ आ गया स्टेटमेंट सबको? बर्डन ऑफ प्रूफ या ऑनस ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन हु इज पुटिंग द पिटीशन। तो भाई कल को आप केस फाइल करने जाते हो किसी के खिलाफ मुंह उठा के, तो सोच के जाना कि केस के एविडेंस मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है? अभी मुझे मेरे क्लाइंट का, अभी आते हुए, मैंने अभी उसको एडवाइस भी नहीं की प्रॉपर्ली, अभी आते हुए मुझे उसका मैसेज आया कि हमारा एक क्लाइंट है, उसने कोई 90,000 रुपये का चेक दिया हुआ था, अब वो पेमेंट नहीं कर रहा, चेक भी बाउंस हो रहा है। तो कहता अब क्या करूं? मैंने कहा केस फाइल कर ले, बाउंस करवा केस फाइल कर। तो उसका ख्याल था आगे से कि सर कच्चे की इनवॉइस है, पक्के की इनवॉइस नहीं है। अब ये कच्चा पक्का पता है हम लोगों को? चेलम कच्चे की इनवॉइस होती है जिसमें सेल टैक्स नहीं होता, कच्ची वाली, कच्चे पेपर, ठीक है? सेल टैक्स इनवॉइस डिफरेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट को भी तो जमा कराना है। अब उसने वो झूठा ये पढ़ रहा है कि मैं उससे पैसे मांगने जाऊंगा और कोर्ट में जाऊंगा, वो कोर्ट में जाके कहूँगा इसने मेरे गुड्स दिए हैं, मैंने इसको, कोर्ट की कहा वेरी गुड, लाओ इनवॉइस। इनवॉइस कच्चे की है, तो कोर्ट कहेगा उसको तो छोड़ना, तू आ पहले। अब उसे समझ नहीं आ रही 90,000 छोड़े कि कोर्ट में चला जाए, तो ये प्रॉब्लम, तो ऐसा होता है। तो साबित इसी को करना ना, इल्जाम ये लगा रहा है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, चीजें बेची हैं, लेकिन इल्जाम ये लगा रहा है, तो साबित भी यही करेगा। क्या बात समझ आ गई? अब वो अलग बात है, उसको क्या एडवाइस करनी है वो देखेंगे। समझाना ये चाह रहा हूं दूसरे एंगल से कि देखो जो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये बर्डन ऑफ प्रूफ लॉ खुद बताएगा किसके ऊपर है। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो अभी तो मैंने जनरल रूल बताया ना, ये जनरल प्रोविजन है, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया ये क्या है कि भाई वो साबित करेगा जिसने केस फाइल किया। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें लॉ स्पेसिफाई करेगा कि हु विल प्रूव द केस। अब जरूरी नहीं हो पिटिशनर हो। जिस तरह एक केस बताता हूं, सबको याद होगा, बड़ा रंगीन केस था, नैब वर्सेस नोवा। यार इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इन्होंने बहुत नॉलेज दी। बड़ा नॉलेज दिया इन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है यार। खुद देखो, जहां बुरी चीजें इन्फर करते हो इनके साथ, अच्छी चीजें भी तो करो। एक बच्चे को बताया इन्होंने कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आज के बच्चे को बताया। सो थैंक्स टू धनवान। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? अच्छा सोचा कर। नैब्स ने, अगर आपको याद हो, नवाज साहब जब नाहल हुए थे बिफोर, जब गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, आप लोगों को केस याद है थोड़ा सा?
सारों ने बड़ा खुशियां मनाई थी, ऐसे ही है ना? आपने पीएम उतारा और फिर बड़ा एक स्लोगन बड़ा प्यारा मशहूर हुआ था, क्या था बोला? मुझे क्यों निकाला। क्या बात है, चलो शुक्र है बेटियां भी कुछ टीवी देखती हैं। सो मुझे क्यों निकाला वाला स्लोगन याद आ गया ना? तो उस केस में नैब ने एलिगेशन लगाया था दो पार्टीज के खिलाफ, अगेंस्ट द नवाज शरीफ एंड अगेंस्ट द इमरान खान। दो केसेस चले थे, जिसमें आपको याद होगा कि न्यूज़ चली कि इमरान साहब को सादिक और अमीन करार दे दिया कोर्ट ने, कि उसने अपने इनकम की तस्दीक कर दिया। याद आई बातें कुछ थोड़ी सी? और इमरान नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया और बदले में उनकी गवर्नमेंट भी उनसे ले ली गई। ऐसे हुआ ना? केस फाइल किया नवाब, मैं लिखा है तो इस तरह लिखा है टाइटल, तो किसने केस फाइल किया होगा? हु इज द पिटिशनर? तो पिटिशनर देन इन जर्नल प्रोविजन बर्डन ऑफ लाइज किसके ऊपर, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? नैब के ऊपर। बट उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ नवाज फैमिली और इमरान खान के ऊपर था कि वो साबित करें कि ये पैसे कहां से आए। मतलब नवाज साहब से हम क्या पूछ रहे थे, भाई जो आपने फ्लैट खरीदे हुए हैं अरबों रुपए के, ये पैसे कहां से आए ये बता दो। अब देखो, इस मुल्क में मैंने पहले भी बड़ी दफा स्टेटमेंट बोली है, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे सक्सेसफुल की डेफिनेशन ये है कि सक्सेसफुल वो है जो अपने हिस्से के बेवकूफ़ पहले इकट्ठे कर ले। यही डेफिनेशन है और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। अब क्या हो रहा था, नवाज साहब जब अंदर से एविडेंस दिए बगैर, एविडेंस कैसे देता? वो सारी कहीं ना कहीं ब्लैक मनी है जिसको वाइट किया गया है, और उसको वाइट करने में भी हम जैसे लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसका हाथ था बहुत बड़ा? ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हो, तुम देखो तो सही। मैं बताऊंगा बैच नंबर कौन सा है आएंगे यहाँ पे वीगो बाहर डाले। सो एज पर माई इन्फॉर्मेशन आजकल वीगो नहीं आता, कोरे आती है, मैं बता दूं। और आम से सिविल से लोग होते हैं, आप लगता है कि अच्छा कोरे वाला कोई हेल्प मांग रहा है, वो हेल्प में ही आपको लेके चला जाता है। कोरे आए तो डरो, वीगो से डरेंगे आजकल। बेशक ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं जानी नहीं, ये नहीं भेज दी आपने सिर्फ, और उसमें पोर्टल में लॉगिन करी। हाँ बस खत्म। ये ना हो ना उस्ताद सेशन खत्म किए बगैर ही जा रहा हो कहीं और। सो समझाना ये चाह रहा हूँ जी कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस था कि भाई आप साबित करो ये इनकम। अब वो इनकम इतनी ज़्यादा, अच्छा जब कभी मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन करनी हो ना, तो करप्शन तो एक वो है ना, जुर्म है, वो तो छोड़ दो, एक ऑफेंस है। मनी लॉन्ड्रिंग इज सेकंड ऑफेंस। आप एक जुर्म करते, देखो किसी का मर्डर कर दिया, उसके बाद ये तो एक जुर्म हुआ ना, दूसरा जुर्म क्या होता है? क्या बात है, उसकी बॉडी के टुकड़े करो, बैग में डालो, बॉडी बंद फेंक दो, ठीक है। आप 7 दिन बाद 10 दिन बाद लाश निकलेगी तो पहचानी नहीं जाएगी। सो समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो जो आपकी करप्शन है ना इज वन ऑफेंस। उसको छुपाने के लिए जो आप लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस, लॉन्ड्रिंग कहते हैं क्लीनिंग प्रोसेस को, जितना कपड़े लॉन्डर होते हो, गंदे कपड़े साफ करते हो, ऐसे ही है ना। सो जो लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस है ना, ये सेकंड ऑफेंस है, इसकी अपनी ऑफेंस की अपनी पेनल्टीज हैं। ये दो ऑफेंस होते हैं, एक जुर्म और उसके ऊपर एक और जुर्म को छुपाने के लिए एक और जुर्म। क्या बात समझ आ रही है? सो उन पे इल्जाम ये था कि आप साबित करें कि ये पैसा कहां से। अब वो कैसे साबित करते? यूजुअली जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में की जाती है कि वो पकड़ना मुश्किल होती है, और उसमें बहुत से ऑनेस्ट लोग भी शामिल हो जाते हैं। जिस तरह कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं से रिश्वत ले ली, किसी कमीशन ले ली किसी प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट में रिश्वत, जैसा मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था उसी की एग्जांपल देता हूँ। हाँ, यूट्यूब पे नहीं जाना। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, नाम सुना आप लोगों ने पावर प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट के अंदर लॉ डिवीजन ने चाइनीज गवर्नमेंट से, चाइनीज वो जो सर्विस प्रोवाइडर थे जो हमारा प्लांट बना रहे थे, उनसे $100 मिलियन की कमीशन मांगी। तो चाइनीज ने कहा सर इतना तो प्रोजेक्ट में प्रॉफिट नहीं है पूरे, तो इतनी कमीशन हम आपको नहीं दे सकते। तो वो फिर वहीं से सारा प्रोजेक्ट तबाह हुआ, और आज भी वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने 80 अरब रुपए लगा चुके हैं, या 90 अरब रुपए, ठीक है, लगा चुके हैं हम अपने। लेकिन जाते हुए चाइनीज ने, वो साहब वो है, मैं इससे मजाक में यूँ कहता हूँ, उन्होंने चाबी पकड़ाई और उन्होंने कहा चलाना ना, ठीक है, ये साहब है हमारे उस पावर प्लांट का, वो चल नहीं सकता क्योंकि उन्होंने 2 दफ़ा चलाया, 2 ब्लास्ट हुए 24 घंटे। उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था हम साल चला के देंगे। जब ये सारा बीच में हराम खोरी आई, उसके बाद उन्होंने एक और पीसी बनाया, उन्होंने कहा अब हम चला के देंगे 24 घंटे के लिए। उन्होंने 24 घंटे में चलाया, 2 दफ़ा ब्लास्ट हुआ। उन्होंने कहा हमने तो सही कर दिया,
तुम लोग ना चलाना। तो अब वो ये हिसाब है, हमारा थर्मल प्लांट वहाँ का बंद पड़ा है और जो हाइड्रल प्लांट है जो पानी की बेस पे चलता है बस वही चल रहा है, जो कि शायद इतना सफिशेंट नहीं है। हमने असल में प्रोडक्शन जो थी वो थर्मल से करनी थी, वो 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो सारा नज़र हो गया इसी कमीशन की। समझाना क्या चाहता, अब कमीशन ली, अब यूजुअली कमीशन कैश में लूंगा तो बेवकूफ़ होऊंगा। आप खुद सोचो, मेरी कमीशन मेरे कैश में मेरे बैंक अकाउंट में आए तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होना कि सबसे पहले नैब वालों ने बुला लेना आज जी। सो मैं कमीशन क्या लूंगा, इन काइंड, कैश भी नहीं, इन काइंड। कैश फिर वही होगा ना मेरे पॉलिटिशियंस की तरह, वो अपने घर की ज़मीनों में दफन करना पड़ेगा जिससे उन्होंने किया हुआ था पिछले दिनों। देखा उन्होंने, कहाँ होते हो तुम लोग, कई करोड़ रुपया आप लोगों के सेनेटर्स की घरों की ज़मीनों से खोद के निकाला उन्होंने कि वहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ, उनको जगह नहीं है इतना कैश संभालने की, क्या करें। सो वो क्या करते हैं, इन काइंड लेते हैं, इन काइंड में लैंड ले ली या इस तरह की चीज़ें ले, फिर उस लैंड को कन्वर्ट करते रहते हैं। लैंड के 2 लैंड बेची, कोई प्लाजा ले लिया, प्लाजा बेचा, वो ले लिया। अब इस सारे प्रोसेस में इतने बोनाफाइड लोग आज, बोनाफाइड मीन्स ऑनेस्ट लोग आते हैं, हम जैसे आप जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं वो खरीद लेते हैं। उन बेचारों को ये पता भी नहीं होता बैक एंड पे ये प्रॉपर्टी किसकी है, क्योंकि सारा काम अटर्नी कर रहा होता है आगे फ्रंट पे आके। सो ये कई दफ़ा होता है, और कई दफ़ा अपनी लालच भी होती है कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं, चीज़ अच्छी मिल रही है। तो करते करते आपने अगर यूके की प्रॉपर्टी बना ली या हुंडी के जरिए पैसा बाहर भेज दिया, ठीक है, जो कि हवाले के जरिए, सॉरी, अब ये सारा इलीगल वे है ट्रांसफर मनी, लेकिन चलती है पाकिस्तान में। सो अगर उसके थ्रू पैसा गया तो अब वो कैसे साबित करेंगे पैसा कहाँ से आया। क्या बात समझ आ रही है। सो ये एक पॉइंट होता है। सो नवाज फैमिली के ऊपर था बर्डन ऑफ प्रूफ, वो नहीं साहब, और वो अपने, अगर आपने उनके इंटरव्यूज देखे हो तो वो ऐसे बेवकूफ़ बनाते थे। पीटीआई वाले का वो बेवकूफ़ आता था फवाद चौधरी, मुझे उस पर बड़ा गुस्सा कि भाई तू लोगों को समझा कि ये केस है क्या, पब्लिक को अवेयरनेस दो, बदतमीजी ना करो, पब्लिक को बताओ यार ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो नवाज फैमिली पे है, उन्होंने साबित करना है, ठीक है, और बस इतना बताओ, लोग समझ जाएंगे। आप भी तो समझ रहे हो ना, पहली दफ़ा लॉ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो तू भी बता दे। अब वो कहता था इनसे कह रहे हैं रसीद दे दिखाओ, रसीद दे दिखाओ, वो बड़ा मशहूर हुआ था ये वर्ड, रसीद दिखाओ। और नवाज साहब फैमिली वाले आते थे या वो मरीम नवाज आती थी तो वो आगे थे पब्लिक, अब उनके भी कुछ बेवकूफ़ बैठे हैं, उन्होंने उनको भी सेटिस्फाई करना है, तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हुई है, कौम की बेटी को 1 घंटा बैठा के रखा, ठीक है। सो आजकल सीएम है, ये ना हो एक वाकई डाला है उन्हें। सो नहीं, उनके स्टेटमेंट्स थी, ये पब्लिक स्टेटमेंट्स थी, कौम की बेटी को बैठा के रखा हुआ, निशाना इंतकामी कार्रवाई, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों पार्टीज अपने अपने बेवकूफ़ों को एंटरटेन कर रही थी। ये और दले जारी हुई है, माजरत 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 कोई बात नहीं, पटवारी होना गुनाह नहीं है, मरना गुनाह है, ये बात याद रखिए। देख गरीब पैदा हो जाओ ये जुर्म नहीं है, गरीब मरो ये जुर्म है। तो बस ये देख लें, इतनी खुदा से हिदायत मांगेंगे तुझे रोशनी हिदायत नसीब पैदा होना पटवारी गुनाह नहीं है, क्योंकि कई दफा पेरेंट्स का इतना इन्फ्लुएंस होता है, आप कहते हो हाँ ये सही है, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात, मजाक कर रहा हूं। अच्छा जी, वापस आते हैं जहां से हम चले थे। सो बर्डन ऑफ प्रूफ लॉ ने बता दिया कि किसके ऊपर है, तो ये हो गई स्पेशल प्रोविजन, और स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द, हाँ बिल्कुल, और उसकी बेगम एक्स वाइफ ने साबित किया था, जमाइमा ने, उसने वो ट्रांजेक्शन निकाल के दी थी कि ये था। एक्चुअली उसकी ट्रांजेक्शन ये थी कि यूके का फ्लैट था, वो बिका, बैंक अकाउंट के, अच्छा उसकी एक अच्छी बात थी, उसने उस जमाने में भी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए थे, रेमिटेंस आई थी, और उससे बनी गाला की जमीन खरीदी गई थी, ये हुआ था। सो वो बड़ी लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन थी, बंदा पढ़ा लिखा था शुरू से, ये बात थी ना। और वैसे भी अभी तक जितने करेक्टर्स पे जितने इल्जामात लगे हैं उसके ऊपर, शायद बाकी सब सही भी हों, लेकिन जो जितने भी इल्जामात उसके करेक्टर पे लगे हैं वो शायद सारे बेबुनियाद है। हाँ, उसने बंदे ऐसे इकट्ठे किए जो फ्रॉडिये हैं, जो वो सारे इल्जामात दुरुस्त हैं, लेकिन जो पर्सनल एलिगेशंस हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये 2 बातें समझा दी मैंने, अब आगे चलते हैं। सो हमने ये पटिशनर इसलिए समझाया था कि समटाइम्स साबित किसे करना पड़ेगा, ये मैंने समझा दिया। अब तो अब ये आगे इसी तरह चलता रहेगा, समटाइम्स जनरल प्रोविजंस होंगी जहां कोई डिफाइन नहीं है, और समटाइम्स स्पेशल प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। शाबाश। अच्छा, अब वापस आता हूं। कंसिडरेशन थी तो हमारा बन गया था एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो
तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और हमने कल भी ये बात पढ़ ली थी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर यूजुअल अजम्पशन ये होती है कि यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट नहीं होती, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट, जबकि कमर्शियल रिलेशनशिप में दुकानदार माल बेचता है तो जहन में होता है कि कल को इसने पैसे ना दिए तो इसके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा। क्या बात समझ आ रही? अच्छा, अब यहां पे एक छोटी सी बात, अब मैं इसके एक्सेप्शन बता रहा हूं। मैंने लॉ का बताया ना कि आपको समटाइम लॉ ऐसे बात करता है कि ऐसा करना नहीं है, खबरदार, और फिर कहेगा चलो ये लोग कर लें, ऐसे होता है ना। सो एक एक्सेप्शन बताने लगा। अभी मैंने बोला यूजुअली बिजनेस डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर ये अजम्पशन होती है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में बहन भाइयों के दरमियान प्रॉपर्टी की डील्स नहीं देखी? क्या प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट होता है दोनों, अगर बहन बेच रही है या भाई अपनी प्रॉपर्टी दूसरे भाई को बेच रहा है तो प्रॉपर एक एफिडेविट के ऊपर, लीगल स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? और कल को भाई प्रॉपर्टी दे दे, दूसरा भाई पैसे ना दे, तो क्या उसके खिलाफ केस फाइल हो सकता है? अब क्यों हो सकता है? ये भी तो डोमेस्टिक रिलेशन है। अभी आपने पढ़ा यूजुअल अजम्पशन है कि लीगल ऑब्लिगेशन है ही नहीं, तो फिर यहां पे क्यों क्रिएट कर रहे हो? क्या एक्सेप्शन है? क्लियर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज है। मैंने क्या वर्ड बोला? क्लियर इंटेंशन ऑफ पार्टीज। पार्टीज की इंटेंशन क्लियर है, उनकी नीयत क्लियर है, पता है ये लीगल स्टैम्प पेपर बनाया क्यों है, इसीलिए बनाया है कि कल को भाई ने पैसे ना दिए तो उसके खिलाफ। क्या मेरी बात समझ आई है? सो अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या वर्ड बोल रहा हूं, बड़ा पावरफुल वर्ड है, ये पूरा मतलब चेंज करके रखता है। अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन, सॉरी इंटेंट, क्लियर इंटेंशन अपीयर्स। मैंने ये 3-4 वर्ड लिखे, यानी अनलेस के इसके बरक्स कुछ, इसके बरक्स, इसको प्लीज थोड़ा तेज हो सकता है, अनलेस इसके बरक्स आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, क्लियर इंटेंशन आ जाए, तो हाँ उस केस में फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर भी केस फाइल हो सकता है, राइट एस्टैब्लिश होगा, लीगल ऑब्लिगेशन एस्टैब्लिश हो रही होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात है? अब पढ़ना शुरू करते हैं जी फिर प्लीज। सबसे पहले आते हैं प्रपोजल की डेफिनेशन पे। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing। देखो बेटे, जब एक बंदा ऑफर करा रहा होता है ना तो दो मकसद होते हैं। सामने वाले से दो चीजें चाहिए होती हैं, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। भाई कुछ कर या कुछ ना करी, दोनों तरह के एग्रीमेंट होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं गुड्स बेच रहा हूं तो मेरी इंटेंशन होगी कि मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूं और आप क्या करें, पैसे दें। और नॉट टू डू समथिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट जेन में लाओ, एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट ना से ये एग्रीमेंट लेके आओ, कोई कैसे एग्रीमेंट, कौन कौन सा बताओ खुल को सोचो, दिमाग पे पीपों पे जोर डालो। हाँ सब्सिडी, उसमें कैसे? हाँ सवाल रिपीट। मैंने कहा ऐसा एग्रीमेंट सोच के बताओ जिसमें एक पार्टी ऑफर करा रही हो कि ये ना करी, नॉट टू डू समथिंग का प्रॉमिस कर रही हो, या ये नहीं करूंगा, नहीं ये नहीं ये वो तो मैंने बिल्कुल ही अजीब से वो समझाने के लिए। हाँ जी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं। यस ट्रू, ये ऑफर की कंडीशन हो सकती। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ड्रामा सीरियल्स तो देखते ही होंगे, ना भी देखते हो कुछ तो देखते ही होंगे। ड्रामा सीरियल के अंदर कुछ चेहरे हैं जो एक ही प्रोडक्शन चैनल के ऊपर नजर आते हैं। कभी वो भाई बहन बन जाते हैं, कभी वो मियाँ बीवी बना देते हैं, कभी वो कुछ वही, और हम भी सारी अवाम बेवकूफ़ वही देखी जा रही है। वो फिर अंदाजा, घर वाले ऐसे बात करते हैं, ये बहन ज्यादा अच्छी लग रही थी, नहीं ये रिलेशन। सो द पॉइंट इज, वो प्रोडक्शन के चेहरे एक ही चैनल पे क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि से हम टीवी का जो आर्टिस्ट है वो जियो पे नजर नहीं आ रहा, जियो वाला हम टीवी, इवन के न्यूज चैनल में भी उनके साथ एग्रीमेंट यही हुआ होता है। उनके साथ एग्रीमेंट यही होता है कि आप हमारे साथ 5 साल एसोसिएटेड रहेंगे, और जितनी देर आप हमारे साथ एसोसिएटेड रहेंगे आप किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करेंगे, नॉट टू डू समथिंग अंटिल द एग्रीमेंट कंप्लीटेड। ठीक है मेरी बात समझ?
यस एग्जैक्टली, वो भी वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉट टू एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी। इवन के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं अक्सर, इवन के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी ये बात लिखी होती है। सो आप समझ आनी शुरू हो गई चीजें, ठीक है। सो ऑफर दोनों तरह की हो सकती है। एक ही है कि मैं ऑफर कर रहा हूं कि सर मैं कहीं और काम नहीं करूंगा जितनी देर यहां काम कर रहा हूं, नॉट टू डू समथिंग। क्या बात समझ आ गई? अब पढ़ो दोबारा डेफिनेशन। कहते हैं व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे को इंश्योर करवा रहा है, हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने का या किसी काम से रुक जाने का, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर, और मकसद क्या है कि दूसरे की रजामंदी हासिल हो जाए, दूसरे की हाँ मिल जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए। ही इज सेड टू मेक अ और प्रपोजल इज कॉल्ड एन, इसको ही ऑफर भी बोला जाता है। प्लीज एग्जांपल 1 पढ़िए। मैंने अभी तक कोई नई बात नहीं की, हम पुरानी बातें कर रहे हैं, कल हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमने कुछ जार्गन समझे हैं आज, लेकिन ये जार्गन अब थ्रू आउट जो सेशन है ना ये यही रहने हैं, कोई नई बात नहीं करूंगा। तो इसलिए कुछ साथ साथ बातें इसी तरह रोज थोड़ी थोड़ी नई बताता जाऊंगा, और वो बस आपने पल्ले से बांध लेनी है, उसका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं, उसका अंडरस्टैंडिंग से ताल्लुक है कि ये वर्ड आपके साथ फेमिलियर हो जाए, आप उन वर्ड्स के साथ। जी एग्जाम्पल 1 समझ भी आ गई सबको? प्लीज एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पढ़वाया करूंगा। हाँ, कोई ना समझ आए एग्जाम्पल बेसिक सी भी हो तो आप लोगों ने क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा रखना है कि कोई भी बिला झिझक पूछ सके। जी बेटे, असेंट है, असेंट मींस रजामंदी। व्हेन अ पर्सन, अच्छा जी, प्रॉमिस, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, अब जिसको प्रपोजल भेजा आपने, सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, अपनी रजामंदी दे दे, आपको एक्सेप्टेंस आ जाए आगे से, this proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. पढ़िए जी, ये डेफिनेशन भी समझ आ गई अब तो, और आगे पढ़िए इस एग्जांपल 2। जी क्लियर, समझ भी आ रही है? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ये तो हमें वैसे ही पता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज एग्जांपल 3 पढ़िए। जी डन। एग्जाम्पल 3 के बाद प्रोमिसर इज ऑल्सो कॉल्ड and promisee is called offering. बात क्लियर? आगे चलिए। एग्रीमेंट, every promise forming the consideration for each other is an agreement. Clear? पढ़ो। देखो उसने लिखा है कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, टू वे कंसिडरेशन होगी। क्या हुआ? नजर नहीं आ रहा? ये थोड़ा प्रोजेक्ट का इशू है, आप थोड़ा सा बॉर्डर पे आ जाओ ना। चलो ये इसकी हेल्प कर दो, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ। कोई नहीं, कोई इशू नहीं, आओ जाओ जाओ थोड़े से आगे। अब क्लियर है बेटे? नहीं, ब्राइटनेस का इशू नहीं, वो थोड़ी शायद हाँ थोड़ा आजू बाजू बना था। जी क्लियर? आगे चलें, एग्जाम्पल 4 पढ़े फिर। पढ़ ली? वाओ, बच इन तुम लोगों ने पढ़ ली है? चल सकते हैं आगे। ये जो यस सर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये खुदा का वास्ता है ऐसा ना हो, मैं यूजुअली क्रैश में पढ़ा रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ एग्जाम्पल पढ़ो, पढ़ ली यस सर यस सर, तो ये वाला काम ना करना, इधर पढ़ के जाना जो भी है, ठीक है? अच्छा जी, आखिर में एक बात, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ, तो मेरा ख्याल है ये बात भी हमने तो ज्यादा डिटेल में एनफोर्सेबिलिटी को डिस्कस किया, तो एनफोर्सेबिलिटी की ही बात आगे हमारे पास आने लगी है। अब मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बनाता हूँ, जरा एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, जरा मुझे देखना, बताइएगा। ये देखो, मैं कहता हूँ ये एग्रीमेंट्स और ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या बात समझ आई? हाँ, उल्टा बोल दिया बेटी ने उल्टा बोल दिया। एग्जैक्टली देखो बेटा, हर वो एग्रीमेंट
जो एनफोर्सेबिलिटी की टेस्ट को पास करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि उस स्टेज को पार करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो है, बट हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट बन पाए। क्या बात समझ आ गई? सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ आगे चलता हूं जी। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा तू मैथ्स में चला गया, तेरी मेहरबानी। एमडी कैड में गया चल वैसे समझ लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने तो लॉ की इंटरप्रिटेशन। कॉन्ट्रैक्ट लार्जर नहीं पुत्र, एग्रीमेंट लार्जर टर्म है। बहुत से एग्रीमेंट हो सकते हैं, उनमें से कॉन्ट्रैक्ट शायद बहुत थोड़े से हों। नहीं, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। कितने चले गए केरी एक्स बायो एक्स डॉक्टर बन गए सारे नहीं, मैथ्स के मुताबिक इंटरप्रेट ना करो, जिस तरह मैंने किया, बराए मेहरबानी वैसे कर लो। ये लॉ है, ठीक है? आप इसको इस पे मैथ्स के रूल लगाएंगे या उस पे मेडिकल के रूल लगाएंगे, वो मुश्किल हो जाएगा समझाना। फिर ये कोई किसी का एग्रीमेंट नहीं, सिर्फ एक एडिशनल कंडीशन मीट होने पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो इसमें कोई किसी का सबसेट नहीं है, ये सारा फॉर्मेशन प्रोसेस है, एलिमेंट हैं जो पूरे होते 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 कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे। अच्छा जी एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय, बात समझ आ गई ये वाली? द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। दोनों पार्टीज क्या होती हैं? बाउंड होती हैं कि अपने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन फुलफिल करें। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, और अगर कोई एक फुलफिल नहीं करता, बाय आइदर ऑफ देम मस्ट इंटेंड टू स्यू। तो दूसरी पार्टी जिसका राइट डैमेज होगा वो सूट फाइल कर देगा, वो पिटीशन फाइल कर देगा, वो केस फाइल कर देगा। इज दैट क्लियर? अब एक और बात, फॉर एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल, मॉरल और हमें रिलीजियस सोशल ऑब्लिगेशन से कोई, तुम कितने दीनदार हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लॉ की समझ आती है। बात समझ आई? तुम्हें बीइंग ह्यूमन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा फैसला, ये तुम्हारी पर्सनल लाइक डिसलाइक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने फैसला सुनाना है कानून की रोशनी में। क्या मेरी बात समझ आई? जिस तरह फॉर एग्जाम्पल टैक्स के अंदर ना, आप लोग इंशाल्लाह जाके आगे पढ़ोगे, अब सॉरी थोड़ा बाहर जाके बात करता हूँ क्योंकि अच्छी एग्जाम्पल वहां पे मौजूद है। टैक्स में एक स्कीम आती है एमनेस्टी स्कीम, किसी ने कभी सुना है लफ्ज़ एमनेस्टी स्कीम्स? एमनेस्टी स्कीम, स्कीम का नाम है, क्या होती है जी? कोई बताना चाहे, कोई भी, किसी ने सुना हो एमनेस्टी स्कीम? हर साल के एंड पे आती है एक दफा। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ नहीं, हाँ एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस करती है। नहीं कभी देखा? नहीं सर्च नहीं, मैं बता देता हूँ मैं बता रहा हूँ। देखो टैक्स में एमनेस्टी स्कीम आती है एक हर साल, और जिसमें लॉ कहता है कि भाई तुमने जो काला धन छुपाया हुआ है, चोरी का माल, करप्शन का माल, वो हमसे आओ और साफ करा लो, पाक करा लो, ठीक है? गुनाहगार हो पाक करा लो। हाँ तो हम भी उसी स्कीमों में करवा के देते हैं लोगों को। बताने लगा ना, उस स्कीम का फायदा बताता हूँ। उस स्कीम में ये कहा जाता है कि अगर आपने डोमेस्टिक चोरी की हुई है, मतलब मुल्क की हदूद में रहते हुए कोई एसेट बनाए हैं जो आपने इलीगल सोर्स ऑफ मनी से बनाए हैं, तो आइए हमारे पास, हमें 4% दीजिए, हम क्लीन कर देते हैं। और ऐसा क्लीन करेंगे कि कभी जिंदगी भर कोई अदालत उस पर केस फाइल नहीं कर सकेगी, उसको उस एसेट के ऊपर कभी भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं होगा, वो गवर्नमेंट खुद करती है। और दूसरा है कि अगर आपने बैरूने मुल्क कोई चोरी की हुई है, कोई एसेट आपने दुबई में बना ली है, बिल्डिंग कोई प्लाजा बना लिया जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो आइए डिक्लेयर कीजिए, 5% दीजिए और वो भी क्लीन करा लें, फिर जिंदगी में उस पर भी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो ये होती है एमनेस्टी स्कीम। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो करते हैं ना हम टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क का बिजनेस मॉडल ही गंदा है। ये बात तो मैंने बड़ी दफा पहले भी कही है। हमने बिजनेस मॉडल क्या रखा हुआ है अपने मुल्क का? मुल्क कैसे चल रहा है? टैक्स पे। हम एक्सपोर्ट को सोचते ही नहीं है, अच्छा तो सोच ही नहीं रहे ना, हम तो बुरे से बुरा सोच रहे हैं, ठीक है ना? हमारी सक्सेस किस पे गवर्नमेंट सक्सेसफुल अचीव करती है, सक्सेस एंजॉय करती है, सेलिब्रेट करती है? ये जब हमें IMF से लोन मिल जाता है, हम मिठाइयाँ बांट रहे थे, लोन मिल गया। नहीं, हम ये कहते हैं कि तुमने चोरी किया हुआ है, हम पकड़ नहीं पाए, तो अब खुद आके साफ करा लो। तो लोग करवाते हैं, बहुत सी NGOs करवाती हैं, समझ रहे हो? NGOs, और दो डोनेशन तुम,
ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एक एनजीओ थी, नाम नहीं लूँगा क्योंकि सेक ऑफ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स नहीं है वो वाले, लेकिन चूँकि मेरा दोस्त वहाँ के फाइनेंस मैनेजर हैं या हेड ऑफ फाइनेंस थे, तो उन्होंने कहा जी हमने एक एमनेस्टी स्कीम में क्लियरेंस करवानी है, दुबई की प्रॉपर्टी है। हमने कहा करा लो। कहता लेकिन मसला ये है कि टैक्स ही खाली 2.5 करोड़ रुपया बन रहा है। अब इसका मतलब 2.5 करोड़ का अगर टैक्स बन रहा है और वो 5% है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? ग्रॉसअप करो, इतना तो नदीम साहब ने सिखाया ही होगा, ग्रॉसअप कैसे करते हैं। समझ आई बात की? अगर 2.5 करोड़ सिर्फ 5% है, तो इसको ग्रॉसअप करो, उतने की वैल्यू की प्रॉपर्टी है जो दुबई में पड़ी है और वो क्लीन नहीं है। और वो पैसे कहां से आए होंगे? डोनेशंस, क्योंकि वो एनजीओ है, हॉस्पिटल चला रही है। आप लोग बेडों के लिए पैसे देते हैं, वो होटल के बेडरूम में 2 बेड लगवा लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। 50 करोड़ बहुत बढ़िया कंपनी, उसकी रीजन है दुबई की प्रॉपर्टी है ना, तो ट्रांसलेशन वो भी आता है ना, ट्रांसलेशन रेट भी, तो डिवैल्यूएशन भी तो है ना हमारी बहुत ज़्यादा, ये वजह भी है। सो कोई फ्लैट होगा, हो सकता है 2 फ्लैट्स हों, कोई ऐसी चीज़ हो, तो आपने दिए 2 बिस्तरे लगा दो हॉस्पिटल में, उन्होंने 2 बिस्तरे लगवा दिए, ज़्यादा फर्क नहीं है, गरीब सो रहे हैं दोनों जगह, टेंशन ना लें। सो ये एनजीओ को बाद में आके पकड़ना शुरू किया, लेकिन अभी भी एनजीओ इसी तरह के कामों में इन्वॉल्व है। सो समझाना ही चाह रहा हूँ कि अगर ये देखो क्लीनिंग प्रोसेस अब देखो, गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर कर रही है एमनेस्टी स्कीम और हर साल आती है, तो बेटा फिर तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना सोशल, मोरल और रिलीजियस से, हम तो लीगल देख रहे हैं बस। क्लियर होगी बात? चलो एग्जाम्पल 5 पढ़ो। ब्रीच तोड़ना, ब्रेक करना, हाँ वॉलेशन, तोड़ देना, शगाफ नहीं यार, खुदा दा वास्ता, तोड़ना, ब्रेक करना। हाँ सूट फाइल करना, केस फाइल करना, हाँ पिटिशन फाइल करना, सूट केस फाइल करना। जी एग्जाम्पल 5 पढ़ लो, बेटों ने भी पढ़ लिया है। जी क्लियर, चल सकते हो आगे? सो आगे अगली 2 लाइनें भी हम पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, द यूजुअल अजम्पशन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट, लेकिन आगे देखो एक्सेप्शन 2-4 पावरफुल वर्ड्स लिखे हुए हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। कि इसके बरक्स अगर आपने कुछ किया है, तो जैसा आपने इसके बरक्स किया है वही लॉ है। इसके बरक्स क्या होगा कि बहन भाई आपस में लीगल एग्रीमेंट कर रहे होंगे स्टैम्प पेपर के ऊपर, वो इंटेंशन है। क्या ये बात समझ आ गई? तो पूरी बात का मकसद आखिरी में आके 4 लफ्जों से चेंज हो गया। यही बात उसने नीचे भी की है। उसने क्या, कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स के अंदर यूजुअल अजम्पशन है कि पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। इसके बरक्स अगर 2 आपस में बिजनेस करें, लेकिन कहते कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम लीगल ऑब्लिगेशन नहीं करेंगे, ना करना चाहते हैं, खुद ही नहीं परस्यू कर रहे, तो कोई बात नहीं, ना करें। देखो कोर्ट तब जागेगी जब तुम जगाओगे, इतनी सी आसान सी बात है। कोर्ट तब जागेगी जब तुम जगाओगे, वरना तो सो रही है इतने सालों से। आप हमारा रैंकिंग नंबर नहीं देख रहे, किस पे चल रहा है? 136 या 8, और टोटल भी 138 ही होने गालबन, हम आखिर में से टॉप कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ही हैं हम। परेशानी होना, सिर्फ टेबल उल्टा कर लो, ठीक है। सो हम सो रहे हैं, जागेगी तो तब जब कोई राइट, जिसका राइट डैमेज होगा, वो बेचारा जाएगा और जाके कोर्ट को कहेगा जनाब जागिए, मेरा राइट। कोर्ट कहेगा 25 साल बाद फैसला होगा जब तेरे बच्चे आएंगे। ऐसा मैंने भी कल सुना है, हमारी प्रोसेस एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी, भट्टो का फैसला हमने अब किया और मुशर्रफ का फैसला हमने हम किया, तो समझ लेना आपकी बारी कब आनी है, ठीक है। सो ये बात है जी, ठीक है, ये बात समझ आ गई। और एक और बात है, देखो किसी का एक समटाइम ऐसा भी होता है, मैं इसको थ्रेट करूं बाबर को से, मैं कहता हूं गन पॉइंट पे थ्रेट करूं और इससे कोई एग्रीमेंट साइन करा लूं सपोज, अब ये भी गलत है, लेकिन ये डर के मारे अगर कोर्ट रूम में नहीं गया, या इसने पिटीशन फाइल नहीं की, या इसने केस फाइल नहीं किया, तो लीगल अथॉरिटीज को यही लगना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सलमान के दरमियान, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है।
सपोज इसकी आपने अक्सर इंडियन फिल्म्स में देखा होगा ना, वो पोती के सर पे वो बंदूक रख लेते हैं और बाबे को कहते हैं चल साइन कर प्रॉपर्टी पे, वो रोते रोते दो आंसू बहाता है और साइन कर देता है। अब वो थ्रेट है, वो थ्रेट है, सॉरी समझ लो पहले, वो थ्रेट है। अब वो वैलिड नहीं है। वो हो सकता है वो प्रॉपर्टी हो 5 करोड़ की, जबकि वो जो भी है बंदा जो थ्रेट कर रहा है वो उससे 5 लाख में खरीद रहा हो, लेकिन कोर्ट को तब तक नहीं पता चलना जब तक वो बंदा जाके कोर्ट में केस फाइल नहीं करेगा। अब उसे डर लगेगा कि आज बंदूक रखी है कल को मार ही देगा अगर मैं केस फाइल करूंगा, तो वो शायद जाए ही ना। सो आप सिर्फ एक लास्ट बात, एक पीस ऑफ एडवाइस, अगर आप जाके लीगल केस फाइल नहीं कर रहे को कोर्ट पुरसकून है, कोर्ट को लगता है ये सब कुछ वैलिड चल रहा है, ठीक है, आपने अपना लीगल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं कि आप कोर्ट रूम जाएं, लेकिन अगर आपने अपना लीगल राइट एक्सरसाइज ही नहीं किया तो फिर इसमें लॉ का कोई कसूर नहीं है। लॉ बैठा है आपकी मदद करने के लिए, ऐसा आपने गुमान करके चलना। हाँ जी, किन की? हाँ सही बात है, सही, वो एक अलग वो कहानी है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यस आपको थ्रेट होगा कि यार आज ही मुझे धमकी दे रहा है कल को मार ही देगा अगर मैंने इस पे केस फाइल किया, या तो आप बड़े पावरफुल हो। जी बेटे, नहीं कोई बेंचमार्क नहीं, आप अपनी लाख रुपए की प्रॉपर्टी 1 रुपए में बेच दें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक फिल्म होगी, अच्छा मैं ही हूं जो शायद सीधा ऐसा इंसान हूं, आप लोग तो सारे जन्नत से डाउनलोड हुए हैं। एक फिल्म थी पता नहीं कौन सी, रॉकेट सेल्स, क्या नाम था उस फिल्म का पता नहीं क्या, उसमें वो आखिर में एक बिजनेस बेचता है कि ये तेरा बिजनेस है 1 रुपया दे और ये मैंने बिजनेस बेच दिया। ये रियलिटी है, आप अपना बिजनेस कोड़ियों के भाव भी बेच दो, कोई आपसे नहीं, जब कोई एतराज ही नहीं, मियाँ बीवी राजी। आप अक्सर, मैं एक और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ, अक्सर माँ बाप या पेरेंट्स जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी बेटियों को गिफ्ट डीड नहीं देते। उसकी एक रीज़न है हमारे इनहेरिटेंस लॉ में एक प्रॉब्लम है। इनहेरिटेंस लॉ में ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी पेरेंट्स के खाली, किसी फादर के खाली, या पेरेंट्स ही कह लो, पेरेंट्स की खाली बेटियाँ हैं, अब उनका जानशीन जो आना ना इनहेरिटेंस में, वो आ जाना उनका भतीजा। उन्होंने अगर अपनी बेटियों के नाम प्रॉपर्टी की होती है तो वो कल को चैलेंज हो जानी है, वो गिफ्ट डीड चैलेंज हो जानी है, क्योंकि उसके भतीजा अगर हरामखोर हुआ तो वो चैलेंज कर देगा। तो फिर वो डरते हुए अपनी बेटियों के नाम गिफ्ट डीड नहीं बनवाते, और ना हम उनको एडवाइस करते हैं। फिर हम उनको एडवाइस करते हैं आप सेल डीड बनाएं, अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों को बेच दें। अब प्रॉपर्टी बेचने का मतलब है लीगल कॉन्ट्रैक्ट करें और बेटी को बेच दें। अब वो प्रॉपर्टी है 2 करोड़ रुपए की, टैक्स लगना है 2 करोड़ पे। अब फिर हम उनको एक और एडवाइस करते हैं, आप 2 करोड़ की क्यों बेच रहे हैं, बेटी है 5 लाख 10 लाख दी बेच दो। तो वो 10-15 लाख की जितने की होती है प्रॉपर्टी बेच देता है अपनी बेटी को, 15 लाख का टैक्स पे कर देता है, बेटी को कहता है एक दफा पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा के वापस ले लेना। सो एक राउट करवाना है ना ट्रांजैक्शन को। ये अच्छा पुट्ठी एडवाइस दे रहा हूँ यहीं पे बैठे मुफ्त की है, यही वजह है ना। लेकिन वो तो और गलत चीज है ना, वो तो टैक्स एवेजन है। मैं जो ये वाला तरीका बता रहा हूँ ये तो हम इनहेरिटेंस लॉ के अंदर जो थोड़ी सी एक कमी है या जो थोड़ी सी गलत चीज है, गलत नहीं कहना चाहिए यार, मैं ये कहूंगा जो लिखा हुआ है उसके काउंटर में हम एक ऑल्टरनेट वे देते हैं बंदों को कि आप ऐसा कर लें, फिर वो अब सेल डीड चैलेंज नहीं हो सकती। अब वो बिकी है, प्रॉपर्ली बिकी है, विटनेसेस हैं, सब कुछ है, अब नहीं चैलेंज होगी। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? चलो अल्लाह ताला आप सबको साइंस अता फरमाए।